हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया लेक्चर न्यूक्लियस के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल या जो भी अदर ऑर्गेनेल थी जैसे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स, वो सारा कवर कर लिया। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। तो बेसिकली शुरू से जब से मतलब कि सेल चैप्टर से हमने छोटी क्लास में पढ़ा हो, बैचलर डिग्री में पढ़ा हो, कभी पढ़ा हो, तो मेन चीज़ क्या आती है कि सेल के जो बीच के अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट है उसको हम हर बार क्या कहते थे, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी चीज़ जो सेंटर में प्रेजेंट है और जो सारे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है उसको हम न्यूक्लियस कहते थे। तो ये क्या होती है न्यूक्लियस, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इसके ऊपर होगी, लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, या इसको न्यूक्लियर एनवलप बोल सकते हैं या इसको कैरियो थिक्का भी बोल सकते हैं। कैरियो का मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस, और थिक्का का मतलब कवरिंग, यानी कि न्यूक्लियस की जो कवरिंग है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कैरियो थिक्का भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये का नंबर है वो वेरी करता है हर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे कि कोई यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकता है, किसी के पास 2 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, किसी के पास बहुत सारे न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, और इसके अलावा किसी के पास न्यूक्लियस एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, क्यों, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से क्या है न्यूक्लियस का नंबर हर ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है। तो बाई न्यूक्लिएट किस में होता है, पेरीमीशियम के अंदर, और पेरीमीशियम के अलावा ए न्यूक्लिएट का मतलब क्या होता है, एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये एब्सेंट किस में हो सकता है, ममेलियन आरबीसी, जो मैमल्स होते हैं उनके आरबीसी में। क्यों, जैसे जैसे हमारा साइज ग्रो होता है वैसे वैसे आरबीसी जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, मैच्योर सीव ट्यूब, उसके अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस का नंबर 0 होता है। ठीक है, क्यों, आगे जाके फूड को और भी ट्रांसपोर्ट करना है या और भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसलिए क्या होता है, आरबीसी का जो नंबर है वो डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट की स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं पोर्स। पोर्स यानी कि कुछ खाली एम्प्टी स्पेस होते हैं जिसके अंदर से क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस इन या आउट कर सकते हैं, यानी कि बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर। अब जिसको इसके आउटर सरफेस को देखें तो इसके साथ क्या अटैच होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और यहाँ से क्या बनना स्टार्ट होएगा, राइबोसोम, और राइबोसोम कहाँ अटैच हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर जब राइबोसोम अटैच हो जाता है उसको बोलते हैं आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसके अलावा ये जो 2 सेक्शन बने, एक आउटर और एक इनर, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी कि ये जो स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो आउटर और इनर के बीच में प्रेजेंट है। सिमिलरली ऑफ अदर सेल्स, यहाँ क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म किसका, न्यूक्लियस का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा इसके अंदर एक ऑर्गेनेल और मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का मेन काम होता है राइबोसोम की फॉर्मेशन करवाना। ठीक है, ये मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसके अलावा यहाँ पोर प्रेजेंट है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं जब तक क्रोमोजोम नहीं, इसकी जो कंडेंस फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम। तो यानी जो डीएनए बनता है वो किससे बनता है, क्रोमेटिन के थ्रेड से बनता है। धीरे धीरे कोइलिंग होती है, कोइलिंग के साथ साथ क्या होता है, ये लास्ट में जाके किस में कन्वर्ट होता है, क्रोमोजोम के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक न्यूक्लियर पोर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, दोनों स्पेस को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर। पेरी का मतलब होता है इंटर, मतलब बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्रोमेटिन होता है जो क्या होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियर पोर होता है जो क्या करता है, इन एंड आउट कराता है सब्सटेंस को, यानी कि बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करवाता है। और एक न्यूक्लियर लेस होता है जो क्या प्रेजेंट है, जो क्या बनाता है, राइबोसोम्स। ये तो है बेसिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस की। अब अगर मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर एंड इनर दोनों को बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, कैरियो थिक्का, और जो कि किस में एब्सेंट होती है, बैक्टीरिया के अंदर हमेशा ये एब्सेंट होती है। आउटर की साइड क्या होता है, रफ। क्यों, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रेजेंट है, साथ में कुछ पोर्स भी प्रेजेंट है, तो आउटर सरफेस होती है रफ, और वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, यानी कि वो क्या बनाता है, RER। सेकेंडली इनर की साइड देखें तो वो क्या कंप्लीट है यहाँ से, तो वो क्या स्मूथ, और वहाँ पे राइबोसोम होते हैं एब्सेंट। अब ये क्या प्रेजेंस न्यूक्लियर पोर की वजह से क्या नहीं होती है, कंटिन्यूस नहीं होती, इसलिए क्या है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। जैसे अगर वहाँ पे न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है तो इन एंड आउट होएगा, यानी कि सामान जा भी सकता है, या कोई सामान जो सिंथेसाइज हो वो यहाँ पे रह भी सकता है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, यानी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर पोर। नेक्स्ट क्या है कि न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर क्या, न्यूक्लियर प्लाज्म क्या था, न्यूक्लियर प्लाज्म 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, एक तो था न्यूक्लियस और क्या था, क्रोमेटिन। न्यूक्लियस क्या कर रहा था, राइबोसोम बना रहा था, और ये क्रोमेटिन क्या हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल कैरी होता है, यानी कि ये क्रोमोसोम्स बनाता है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 ही चीज़ है, ट्रांसपोर्ट के काम आएगा, सेमी फ्लूइड है, कोलोइडल, और इसमें mRNA सिंथेसिस होता है, और क्रोमेटिन, और इसमें क्या है, न्यूक्लियोलस, यानी 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, स्कैटर्ड फॉर्म में ही न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाद आएगा न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियस का मेन काम क्या है,
राइबोसोम की सिंथेसिस करना, ठीक है। तो ये क्या है, आरआरएनए बनाता है, साथ में राइबोसोम्स भी बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, राइबोसोम फैक्ट्री। अब इसके अंदर क्या लार्ज और इसके जो नंबर हैं वो क्या है, किसके अंदर ज़्यादा होते हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको तो न्यूक्लियस क्या है, एमआरएनए और राइबोसोम की सिंथेसिस करवाता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, राइबोसोम फैक्ट्री। अब राइबोसोम बनता कैसे है इसके अंदर, जैसे कि ये कोई स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की, आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। जैसे क्या ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के, जैसे डबल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर की साइड क्या पोर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ से जो न्यूक्लियोलस है ये क्या बनना स्टार्ट करेगा, एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए। और यहाँ से क्या कुछ प्रोटीन्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, कुछ प्रोटीन्स क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के जैसे एंटर करेंगे वो एमआरएनए के साथ क्या कर लेंगे, बाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो एमआरएनए के साथ जब प्रोटीन बाइंड करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम कैसे बने, कुछ एमआरएनए कुछ प्रोटीन मिलके उन्होंने किसकी सिंथेसाइज कर दी, राइबोसोम की। अब राइबोसोम जैसे यहाँ बन जाएगा तो वो पोर्स के थ्रू क्या जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर वो क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, प्रोटीन, और देन वो क्या कर देगा, ईआर के पास, फिर गोल्जी के पास, और या फिर इंटर या आउटर, दोनों साइड कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है। राइबोसोम का मतलब क्या होता है, आरआरएनए प्लस में प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं आर राइबोसोम। तो राइबोसोम कैसे बना, यहाँ पे क्या बन गया, आरआरएनए, और यहाँ पे आएगा आरआरएनए, आरआरएनए के साथ क्या बन गया, प्रोटीन। तो जैसे प्रोटीन को साइटोप्लाज्म से एंटर किया और किसने किसकी फॉर्मेशन कर दी, राइबोसोम की। राइबोसोम कहाँ जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन यानी साइटोप्लाज्म के अंदर एंट्री करेगा, और साइटोप्लाज्म से जो भी प्रोसेस है जहाँ जहाँ पे बेसिक नीड है वहाँ पे क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्टेशन करवा देगा, ठीक है। तो राइबोसोम की फॉर्मेशन बिल्कुल सिंपल सी यही लिखनी है कि राइबोसोम क्या कैसे बनेगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या सिंथेसाइज करेगा, एमआरएनए, आरआरएनए, और साइटोप्लाज्म से क्या आ जाएगा, कुछ प्रोटीन्स आ जाएंगे, और राइबोसोम होता क्या, आरआरएनए प्लस प्रोटीन, और इससे क्या बन जाएगा, राइबोसोम। अब ये राइबोसोम ये बने कहाँ पे, अब ये है न्यूक्लियस के अंदर, अब बाद में ये कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के बाद ये क्या करेगा, ईआर के साथ, या फिर देन माइटोकॉन या गोल्गी एपरेटस, एंड देन आउटर या इनर की साइड ये क्या चला जाएगा, प्रोटीन को ले जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, फॉर्मेशन थी किसकी, आरआरएनए की, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस है, ये क्या इसके साथ कुछ प्रोटीन आएगा, प्रोटीन के साथ ये राइबोसोम ये बन गया, ये मतलब ये अपन डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, एक क्रोमोसोम, चलो आगे डिस्कस करेंगे इस बात को, ठीक है। तो प्रोटीन मूव फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोर, प्रोटीन और आरएनए ये क्या बना लिया, राइबोसोम, और ये क्या है, पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। राइबोसोम मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियर पोर, ये जो हमने डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियस से क्या जाएगा, साइटोप्लाज्म, या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक आता है। इसके बाद जो अगली स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, जब अपना डीएनए होता है, डीएनए के साथ आके हिस्टोन प्रोटीन बाइंड कर जाते हैं, हिस्टोन प्लस डीएनए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम, यानी कि हिस्टोन क्या है, बेसिक, और डीएनए है एसिडिक, यानी कि एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। और ये क्या काम आता है, ये काम आता है पैकेजिंग करवाने, क्यों, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस का साइज है वो होता है 10-6, ठीक है, और जो डीएनए का साइज है वो है 2.2 मीटर, यानी कि डीएनए का साइज बड़ा है लेकिन न्यूक्लियस का साइज छोटा है, तो उसके अंदर इसको पैकेज करवाना है। पैकेज करवाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियोसोम। तो ये पैकेजिंग होती कैसे है, अब डीएनए है टू पैक्ड इन सच ए वे दैट इट कैन बी एबल टू फिट इसमें, यानी कि डीएनए को क्या फिट करवाना है, न्यूक्लियस के अंदर फिट करवाना है, इसलिए उसको क्या करनी पड़ती है, कोइलिंग करनी पड़ती है। और जो हमारा डीएनए है उसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर यानी कि जो इसका जो ऊपर की साइड देखें तो इसका स्पेस कितना है, 2 नैनोमीटर का है, ठीक है। तो इसको किसके अंदर फिट करवाना है, न्यूक्लियस के अंदर। तो इसलिए क्या है, बारी बारी कोइलिंग चलती रहती है, जिससे क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है लास्ट में जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोटिड से बनना स्टार्ट होता है और वो क्या कितने तो कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम तक, ठीक है। यानी नेगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन आके जब बाइंड कर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम, यानी कि ये एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर होता है। देन हिस्टोन हो गया बेसिक प्रोटीन। अब ये बेसिक है क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लाइसिन और आर्जिनिन, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव प्रोटीन है। यानी कि ये क्या कर सकते हैं, जो बेसिक नेचर आ रहा है हिस्टोन का वो ड्यू टू द लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड की वजह से आ रहा है। अब हिस्टोन होते हैं कितने टाइप के, हिस्टोन होते हैं 5 टाइप के, जिसमें से अपन जो H1 है वो पार्टिसिपेट नहीं करता किसमें, पैकेजिंग के अंदर, बट H2A, H2B, H3 एंड H4 ये सारे मिलके क्या करते हैं, पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, और ये सारे क्या कर लेते हैं, आपस में बाइंड करके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसका नाम क्या है, ऑक्टामर। यानी कि जो 4 स्ट्रक्चर है ये 2 बार कोइलिंग करेगी किसके साथ,
आपस में और एक स्ट्रक्चर बना लेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, ओक्टामर। अब जैसे कि ये H2A 2 बार, ठीक है, H3 H2B H4 यहाँ पे H3 आएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या करेंगे, आपस में कोइलिंग करके एक बड़ी स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसका नाम क्या है, यानी कि अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ऐसी ऐसी 8 स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है, यानी कि ओक्टामर, ठीक है। अब इस ओक्टामर के साथ में क्या आ जाएगा, अब डीएनए के साथ आगे क्या अटैच करना स्टार्ट करेगा, एक पूरी ऐसे ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। तो हिस्टोन कितने टाइप के हैं, हिस्टोन है 5 टाइप की, जिसके अंदर H1 इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए, जो कि किसमें, न्यूक्लियोसोम के जो कोइलिंग होती है या थ्रेडिंग होती है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करता। सिर्फ ये जो 4 हिस्टोन होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर, हिस्टोन को मतलब कि जो ये पूरा बीड न्यूक्लियोसोम बनाने के अंदर जो पूरी स्ट्रक्चर बनती है उसके अंदर सिर्फ ये 4 हिस्टोन पार्टिसिपेट करते हैं। देन ये रैप कर लेते हैं, जैसे ये क्या था हमारा, ये अपना हिस्टोन का वो ओक्टामर है, ओक्टामर के साथ क्या कर देगा, डीएनए आके कोइलिंग करने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोसोम। अब ये जो H1 था, H1 क्या कर रहा है, ये इनको जोड़ने का काम कर रहा है, यानी एक जो ये है न्यूक्लियोसोम, सारे न्यूक्लियोसोम आपस में पूरी स्ट्रक्चर जो जुड़ी हुई है वो सारे कहाँ पे, ये सारे H1 की वजह से जुड़ी हुई है, ठीक है। यानी कि H1 लिंकर क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। लिंकर है प्रेजेंट बिटवीन 2 हिस्टोन, इन 2 हिस्टोन के बीच में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं हम, H1 लिंकर बोलते हैं। अब जो न्यूक्लियोसोम है, अब हमें देखना है कि वो जो एक स्ट्रक्चर है वो इतनी जो बड़ी स्ट्रक्चर है, यानी न्यूक्लियस का साइज है छोटा और डीएनए का साइज है बड़ा, तो उसको कोइलिंग होगी कैसे, सबसे पहले क्या बनेगा, न्यूक्लियोसोम, जो कि क्या है 10 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। अब वो कंडेंस होता जाए, कंडेंस होकर वो क्या बनाएगा, सोलेनोइड, यानी ये तो होगी लास्ट स्ट्रक्चर की बात। उससे पहले क्या होता है कि ये है डीएनए, ठीक है, डीएनए से पहले बनेगा न्यूक्लियोसोम, ये हमने कर लिया। उसके बाद जो एक और स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं हम सोलेनोइड, यानी कि 2 नैनोमीटर फिर 10 नैनोमीटर और देन क्या है पूरी स्ट्रक्चर कोइलिंग करनी स्टार्ट करती है, वो बन जाती है सोलेनोइड। सोलेनोइड के बाद बनता है क्रोमेटिन फाइबर, और क्रोमेटिन के बाद बनता है स्कैटर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, और बिल्कुल कोइल कर जाएगा तब क्या बन जाता है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये क्या पूरी पैकेजिंग की है, पहले बनता है हमेशा डीएनए सिंपल फॉर्म में, फिर वो न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट होएगा। न्यूक्लियोसोम में मतलब कि इसके साथ क्या है, हिस्टोन प्रोटीन लग जाएगा डीएनए के साथ, तो उसको क्या बोल दिया, न्यूक्लियोसोम। फिर वो और कोइलिंग करेगा तो उसको बोलते हैं सोलेनोइड, फिर क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिड्स एंड देन क्रोमोसोम, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम, सोलेनोइड, क्रोमेटिन ये पूरा क्या है, वही पूरी की पूरी साइकिल है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या होता है, जब ये कोइलिंग करना स्टार्ट करते हैं, जैसे सोलेनोइड की स्ट्रक्चर कैसे होती है, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्या कर जाते हैं, कोइल कर जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर है क्या, पूरा के पूरा डीएनए ही प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या कर गया, कोइल कर गया अच्छी तरीके से, ठीक है। अब जब ये कोइल करना स्टार्ट करते हैं और वो क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिड्स बनता है, तब उसके अंदर 2 रीजन और बनते हैं। एक जगह तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा कोइल कर जाता है, यानी कि डेंस एरिया होगा, उसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, यानी कि क्रोमेटिन जब कोइलिंग करना स्टार्ट करता है तब उसके 2 रीजन बनते हैं। एक जगह तो क्या है वो स्टेन ज़्यादा कर जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कोइलिंग हो जाती है एक जगह, उसको बोलते हैं हेटेरोक्रेटिन। सेकेंड, जहाँ पे कोइलिंग कम है, यानी कि जैसे कि ये एरिया है यहाँ पे कोइलिंग ज़्यादा होगी तो इसको बोलेंगे हेटेरो। बट ये स्ट्रक्चर ऊपर की साइड जाए, कहीं जाए जहाँ पे कोइलिंग कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यू क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का मतलब होता है कलर, यानी कि जहाँ ज़्यादा कलर है उसको बोलते हैं हेटेरो, और जहाँ कम कलर है उसको क्या बोलते हैं, यू क्रोमेटिन। यानी जब कंडेंसेशन के टाइमिंग पे ये क्या करता है, क्रोमेटिन कोइलिंग करना स्टार्ट करता है, तो कई रीजन क्या होता है, ज़्यादा कोइल कर जाता है, कई कम कोइल कर जाता है, तो उस हिसाब से उसको 2 में डिवाइड कर रखा है। एक का नाम है हेटेरो और सेकंड का नाम क्या है, यूरो, ठीक है, यू क्रोमेटिन। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये होता है लाइट, ये होता है डार्क, यानी कि ये जैसे कि बहुत ज़्यादा कोइल कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डार्क, और ये क्या रहेगा, लाइट। अब यहाँ पे लाइट है तो यानी कि ये क्या, लाइट लूजली पैक है, लूजली पैक है तभी तो क्या हो रहा है, इसमें कलर नहीं है, लेकिन ये क्या टाइटली पैक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई जगह है कि कहीं पे कोई एक्टिविटी हो सके, तो यहाँ पे कोई जगह नहीं होती, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन और कोई भी प्रोसेस नहीं होती, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल लाइटली पैक है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेट कोई भी प्रोसेस है वो हो सकती है, ठीक है। यानी कि यू क्रोमेटिन है वहाँ पे कोई भी क्या कहते हैं, मशीनरी चल सकती है, जैसे ट्रांसक्रिप्ट एक्टिव होता है, ये इनएक्टिव होता है। इसको ट्रू बोलते हैं, इसको फॉल्स क्रोमेटिन बोलते हैं, क्यों, यहाँ पे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। देन लेस कोइल्ड, ये हाईली कोइल्ड, ये हमने बात कर ली, लाइट मतलब लेस कोइल्ड, डार्क मतलब हाईली कोइल्ड। ये 30% होता है पूरे क्रोमेटिन का, और ये कितना होता है, 70% पूरे क्रोमेटिन का। यानी कि कुछ छोटे छोटे एरिया होते हैं जहाँ पे क्या हो, कोई भी अपनी जो प्रोसेस है जैसे कि रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन वो हो सकती है, यानी ये क्या है, एक ट्रू क्रोमेटिन। क्रोमेटिड्स जब पूरी तरह से कोइल कर जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर था वो क्या है, इसके अंदर इजीली क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, ठीक है। और इसके बीच में क्या है, कंस्ट्रिक्शन बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है। क्रोमेटिन क्या है, क्योंकि इसके पास स्टेन होने की एबिलिटी, यानी कि हम इसको स्टेन कर सकते हैं।
तो जो स्टेन यूज होता है उसका नाम है एसिटोकैरमाइन, यानी कि जो एसिटोकैरमाइन स्टेन से ही क्रोमेटिन को क्या किया जा सकता है, स्टेन किया जा सकता है। और फ्यूल जेन स्टेन से, यानी दो ऐसे क्या कहते हैं स्टेन पार्टिकल्स हैं या फिर जो स्टेन मटेरियल है जिससे हम क्रोमेटिन को, यानी नॉर्मली क्रोमेटिन क्या होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। बट अगर उसको हमें देखना है माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो स्टेन का यूज़ करना पड़ेगा। एक का नाम है एसिटोकैरमाइन और एक का नाम है फ्यूल जेन स्टेन। नेक्स्ट क्या है, इसका जो नाम था वो किसने दिया था, फ्लेमिंग ने, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका नाम क्या दिया था, क्रोमेटिन दिया था। अब इसके अंदर डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, हिस्टोन भी होता है और नॉन, यानी कि कुल मिला के क्रोमेटिन के अंदर सारे जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और डीएनए क्या है, एसिडिक, और हिस्टोन क्या है, बेसिक। तो यानी पैकेजिंग में क्या है, काम आ जाते हैं। तो यानी कि एक ही स्ट्रक्चर के अंदर सब कुछ प्रेजेंट है। डीएनए का साइज कितना है, 2.2, और अपन न्यूक्लियस का साइज कितना है, 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। तो इसको पैकेजिंग करवाने के लिए सबसे पहले क्या बनता है, न्यूक्लियोजोम। न्यूक्लियोजोम के बाद क्या बनेगा, जो पिछली स्लाइड में हमने देखा, न्यूक्लियोजोम क्या, सोलेनोइड, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिड्स और क्रोमोजोम। ये जो सोलेनोइड है ये क्या है, 13, यानी कि ऐसी बिल्कुल वायरिंग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, सोलेनोइड्स, ठीक है। यानी इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, सोलेनोइड्स। ये हमने बात कर ली। अब ये जैसे कि ये एरिया देखो, यहाँ पे क्या है, ये डार्क एरिया है, ये डार्क एरिया, देन लाइट एरिया, फिर ये जो एरिया है ये क्या है, डार्क एरिया, यानी कि यहाँ पे क्या है, टाइटली पैक है ये। तो टाइटली पैक है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। बट ये जो इतना इतना एरिया बचा हुआ है, यानी कि अगर हम इस एरिया को देखें तो ये जो एरिया बचा हुआ है इसके अंदर क्या है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, जैसे ये एरिया। बट जो मेन एरिया है ये, जैसे कि ये, इनके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयलिंग हुई पड़ी है। कोयलिंग ज़्यादा होने की वजह से जगह ही नहीं है, जगह नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या नहीं हो सकती, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। फिर क्रोमेटिन लास्ट में हिस्टोन के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, क्रोमोजोम, ठीक है। अगर एक क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर देखें तो क्रोमोजोम की जो एक स्ट्रक्चर दिखती है, जैसे कि हमने एक क्रोमोजोम ड्रॉ किया, ठीक है। अब क्रोमोजोम जहाँ आगे बहुत ज़्यादा कोइल हो जाता है, यानी कि जैसे हमने ऐसे बनाया, तो पहले इसको बोलते हैं, जब क्रोमोजोम एक जगह से बिल्कुल पिचक जाता है, यानी कि सेंटर से पिचक है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और इसके अंदर क्या होता है हमारा, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रोमियर। ये होगा हमारा क्रोमोजोम। इसके अलावा क्या होता है कि इसके साथ लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, टीलोमर। यहाँ प्रेजेंट होएगा और यहाँ प्रेजेंट होएगा। टीलोमर का बेसिक काम क्या होता है, टीलोमर, ये जो डीएनए होता है ये बने तो किससे होते हैं, डीएनए से ही बनाते हैं। डीएनए का कुछ पार्ट आगे क्या कर लेता है, इसकी कैपिंग कर देता है। कैपिंग करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर ये कोई पेन है, इसके ऊपर अगर हम कैप लगाए तो ये एरिया क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो वैसे टीलोमर का दो काम है, एक तो क्या है, प्रोटेक्ट करना। सेकेंड क्या होता है कि जो ह्यूमन के अंदर एजिंग की जो भी, जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वो भी किसकी वजह से है, टीलोमर की वजह से। क्यों, जैसे जैसे कोई भी सेल डिग्रेड होता है तो डिग्रेड ये क्या करता है, टीलोमर खुद को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से क्या है, खुद को डिग्रेड करना स्टार्ट करेगा ताकि डीएनए या इसके जेनेटिक मटेरियल पे कोई फर्क ना पड़े। पर जैसे जैसे ये डिग्रेड होता जाएगा, वैसे वैसे एजिंग की प्रोसेस क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। तो जो हम ऐड वगैरह देखते हैं, संतूर की मम्मी, ये वो सारा कुछ, वो सारा किससे रिलेटेड होता है, साबुन सुबुन से कुछ नहीं होता। मेनली बात क्या है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारे सबके अंदर टीलोमर प्रेजेंट होता है। जिसका जल्दी डिग्रेड हो जाता है उसमें एजिंग जल्दी आ जाती है, जिसका डिग्रेड धीरे 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 होता है उसका क्या है एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक कंस्ट्रिक्शन, अब यहाँ से डीएनए एक बार और पिचक जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। यानी कि डीएनए के पास कितनी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है, दो कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है। एक प्राइमरी जो पहली बार पिचकता है, और एक दूसरी जो सेकेंडरी, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं नोर रीजन, NOR, यानी कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। अब इस रीजन से क्या होता है कि यहाँ से जो कुछ डीएनए है, जैसे कि यहाँ पे ये डीएनए ये इसके अंदर है, ये जैसे डीएनए यहाँ से इसके साथ है। अब ये डीएनए क्या करेगा, कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, जिससे क्या बनेगा, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस कहाँ से बनता है, टीलोमर के सेकेंडरी, यानी कि मेनली जो न्यूक्लियोलस है वो किससे अराइज हुआ है, वो अराइज हुआ है NOR, यानी कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्रोमोजोम से क्या होता है, ये जनरेट होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेट क्रोमोजोम भी बोल सकते हैं। अगर इसके ऊपर ऐसे कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेट क्रोमोजोम। ये हर एक में नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक क्रोमोजोम होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि ये सेकंड कंस्ट्रिक्शन और सेट क्रोमोजोम। सेट का मतलब होता है सैटेलाइट क्रोमोजोम, ठीक है। तो ये क्या है कि आर जो हमने बनाया था, RNA कैसे बन रहा था, RNA बन रहा था न्यूक्लियोलस से। और ये न्यूक्लियोलस कैसे बनता है, जो क्रोमोजोम होता है, जैसे कि अगर ये न्यूक्लियस बनाया जाए,
ये जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होएगा, क्रोमोसोम होएगा या क्रोमेटिड्स होएगा। जब क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होएगा तो क्या होएगा, कुछ डीएनए का पार्ट आके सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बना लेगा, जिस रीजन से क्या जनरेट होएगा, एनओआर। एनओआर क्या करेगा, न्यूक्लियस को बना लेगा। और न्यूक्लियस क्या है, बिल्कुल मेम्ब्रेन लेस होती है, जिससे किसकी सिंथेसिस होती है, आरएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस बनता कैसे है ये हमने बात कर रखी है, ये कर ली। ठीक है, अब जैसे क्या है, क्रोमेटिड था, क्रोमेटिड्स के साथ स्टोन लगा, स्टोन लग के वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये हो गया टीलोमर्स। ये क्या है, एज के साथ डीजनरेट होते रहते हैं। अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए के थ्रेड। डीएनए के थ्रेड ने क्या कर लिया, एक और कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। क्रोमोसोम के दो आर्म होते हैं, एक होता है पी आर्म, एक होता है क्या, और ये हमने पिछली बार भी बात करी थी। पी आर्म मतलब पेटाइला आर्म यानी कि छोटी आर्म, क्या उसका सेकेंड आर्म हो जाता है। ठीक है, डीएनए थ्रेड को हम और क्या बोलते हैं, क्रोमोनेमेटा। ठीक है, और एंड ऑफ क्रोमोसोम हम किसको बोलते हैं, टीलोमेयर को, जो प्रोटेक्ट करता है क्रोमोसोम की शॉर्टनिंग को। जैसे जैसे क्रोमोसोम ताकि शॉर्ट ना हो जाए, अगर इसका साइज बिल्कुल कम होता जाएगा तो इससे एजिंग प्रोसेस तेज हो जाती है। ठीक है, और ये क्या है, इसके साथ में क्या है, इसके साइड में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर किस में काम आता है, सेल डिवीजन में या फिर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में। अब यहाँ से क्या है, स्पिंडल फाइबर बनेंगे और इसको क्रोमोसोम को क्या कर लेंगे, अपोजिट पोल पे क्या करते हैं, अटैच करने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग द मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो इन फेज के दौरान जो स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, काइनेटिक कोर से। यानी कि ये क्रोमोसोम अगर अटैच होता है तो वो कौन से स्ट्रक्चर से होता है, वो होता है काइनेटिक कोर। और काइनेटिक कोर बनाता कौन है, सेंट्रोमियर। यानी कि न्यूक्लियोलस बनाता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से, और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से क्या बनते हैं हमेशा, काइनेटोकोर, जो कि क्या है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब सेंट्रोमियर की बात करें तो क्या है, ये स्पिंडल की फॉर्मेशन करेंगे। और पोलवार मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जब क्या कहते हैं, क्रोमोसोम सेल साइकिल में डिवाइड कर रहा होगा तब ये क्या करेंगे, उसके अटैचमेंट का काम करेंगे। काइनेटोकोर की फॉर्मेशन करेंगे और प्रॉपर सेग्रीगेशन करेंगे क्रोमोसोम की। यानी कि जो क्रोमोसोम है वो प्रॉपरली क्या हो उसके सेग्रीगेट, यानी कि बिल्कुल बीच से जब वो डिवाइड करके इक्वल लेंथ में चला जाए उसको क्या बोलते हैं हम, वो होता किसकी वजह से, वो होता है सेंट्रोमियर की वजह से। और क्रोमोसोम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या बीच में सेंट्रोमियर, यहाँ से क्या निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर। ये क्या है इसके, अब इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम जब बनता है, जैसे कि ये क्रोमोसोम बनाया हमने, ठीक है, और ये रेप्लिकेट कर गया, तो इसके मतलब क्या है कि 1 2 3 4, जब एक सेंटर हो उसके साथ क्या लगा हो, कोई स्ट्रक्चर लगे, तो उसको वो हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो इसके कितने क्रोमेटिड्स है, 1 2 3 और 4, यानी कि इसके अंदर क्या है, जब तक वो रेप्लिकेट नहीं करता तब तक उसमें कितनी प्रेजेंट होती है, 2 क्रोमेटिड। जैसे वो रेप्लिकेट कर जाता है तो 2 और बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, 4 क्रोमेटिड्स, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड्स भी बोल सकते हैं अगर उनका सेंटर अगर सेम है तो। ठीक है, यानी कि जो क्रोमोसोम होता है उसके पास क्या होते हैं, 4 ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स। इसके अंदर डीएनए, और ये किस में हेल्प करते हैं, जो सेंट्रोमियर से निकलते हैं वो है स्पिंडल फाइबर में। टेलोमियर क्यों प्रेजेंट है, ताकि जो डीएनए जो क्रोमोसोम है उसकी शॉर्टनिंग ना हो सके, तो इसकी शॉर्टनिंग को प्रिवेंट कौन करता है, टेलोमियर। अगर टेलोमियर नहीं होगा तो क्या एजिंग की प्रोसेस तेज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो अभी ये कैप लगी हुई है जैसे, ठीक है, तो अब तो जो नुकसान पहुंचेगा वो किसको पहुंचेगा, टेलोमियर को पहुंचेगा। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है तो मेनली वो किसको टारगेट करेगा, डीएनए से। अगर ये डीएनए को टारगेट करता है तो मेनली चांस क्या है कि म्यूटेशन आ सकती है बॉडी के अंदर, या कोई वेरिएशन आ सकती है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, ये प्राइमरी जो हमने सेट क्रोमोसोम की बात करी थी वो देखो, जैसे यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आ गया। सेकंड के बाद क्या होता है, कई बार इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर और आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम। ठीक है, और ये कौन कौन से क्रोमोसोम में होता है, ये जो जैसे प्राइमरी तो सबके अंदर होएगा, सेकेंडरी और सैटेलाइट वाला कोई जरूरी नहीं है कि हर क्रोमोसोम पे होता है। ये बेसिकली किस किस में होता है, 13 14 15, जैसे अपने पास कितने हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो 13 14 15 21 और 22 इसके ऊपर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, सेट क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था सारा का सारा किसके बारे में, न्यूक्लियस, आरआरएनए और न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियोप्लाज्म कैसे पैकेजिंग होती है। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि उसके ऊपर आउटर और इनर कवरिंग होती है, आउटर इनर की कवरिंग होगी। सेकेंडली इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, साथ में इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या करवा रहा था, आरआरएनए की सिंथेसिस करवा रहा था, और साइटोप्लाज्म से जब प्रोटीन आ रहे थे तो उसे वो क्या बना रहा था, राइबोसोम्स बना लिया। राइबोसोम्स क्या चला बन के कहाँ चले जाते हैं, साइटोप्लाज्म, और देन जो प्रोसेस हो। देन हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या पढ़ा था, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन, और क्या है इसके अंदर, न्यूक्लियोलस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था,
क्या नाम था उसकी स्ट्रक्चर का, न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स क्या कर रहे थे, न्यूक्लियोसोम्स का मेन काम क्या था, पैकेजिंग करवाना। पैकेजिंग के बाद हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर क्या है, ये क्रोमेटिड्स होता है, ये क्रोमोसोम, दो एंड होते हैं यानी उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए। ये क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और ये हर एक के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता, अगर इसके हर एक के ऊपर प्रेजेंट रहता है मतलब नहीं होता। कौन कौन से होता है, 13, 14, 15, 21 एंड 22। तो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज बेसिकली क्या है, प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हम ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है उसका नाम है परऑक्सीजोम्स, ठीक है। और जो प्लांट्स के अंदर है बेसिकली दोनों का काम लगभग सेम है, जैसे ग्लाइओक्सीजोम्स या स्फेरोजोम। पहले स्टार्ट करते हैं परऑक्सीजोम से। परऑक्सीजोम्स क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी क्या कहते हैं, एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। अब ये कब बनता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जब हमारी बॉडी के अंदर फैटी एसिड कन्वर्ट हो रही होती है, यानी कि जब फैटी एसिड डिग्रेडेशन हो रहा होता है तब हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। एनर्जी प्रोवाइड के साथ साथ जब ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके अंदर तो वो रिलीज करता है H2O2। तो H2O2 क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, यानी कि हमारे कोई भी एक्टिविटी है उसको रोकना है या फिर क्या है, कोई ना कोई डिजीज करवाने के लिए क्या है, H2O2 हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब उस टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए परऑक्सीजोम के पास एक एंजाइम होता है, जो क्या नाम है उसका, परऑक्सीसाइड सिंथेसिस ऑक्सीडेज। अब इसके वर्ड में क्या है, ऑक्सीडेज, यानी कि ये क्या करेगा, ये जो H2O2 बन रहा है इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, ये एलिमिनेट कर देगा। यानी कि जब फैटी एसिड एनर्जी देने के लिए ऑक्सीडाइज हो रहा था तब क्या था, H2O2 बन रहा था एज ए बाय प्रोडक्ट। अब ये बाय प्रोडक्ट हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, तो इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है बॉडी के अंदर से। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए परऑक्सीजोम्स क्या करता है, इसके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेरिऑक्साइड सिंथेसिस ऑक्सीडेज। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है उस पेरिऑक्साइड का जो बना है H2O2 हाइड्रोजन पेरिऑक्साइड का। अब जब वो क्या होता है, डिग्रेड होता है H2O2, तो वो क्या रिलीज करता है, O2 रिलीज कर देता है और वाटर रिलीज कर देता है। यानी कि इस एंजाइम की वजह से क्या हो रहा है कि जो टॉक्सिक कंपाउंड था उससे हम जैसे वाटर और O2 को रिलीज करवा देते हैं। तो ये काम किसका है, पेरिऑक्सीजोम जो एंजाइम है उसका मेनली बेसिकली ये काम है। परऑक्सीजोम कर क्या रहा है हमारे बॉडी के अंदर, एक तो मेन बात तो क्या है कि H2O2 जो बन रहा है उसके इफेक्ट को कम कर रहा है। सेकंड, ये प्रिकर्सर है, जैसे कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट होनी है उसके लिए जितने भी एंजाइम्स वगैरह चाहिए तो उसको भी कौन प्रोवाइड करवाता है, परऑक्सीजोम, यानी कि प्रिकर्सर का काम कर रहा है मेटाबॉलिक पाथवे का। चाहे हमारे बॉडी के अंदर क्रैब साइकिल चल रही है, ग्लाइकोलाइसिस चल रही है, जो भी प्रोसेस चल रही है उसमें जो भी सामान है, जैसे कि एनर्जी चाहिए वो कौन ला के दे रहा है, परऑक्सीजोम्स। H2O2 सब कुछ वो कौन ला के दे रहा है, परऑक्सीजोम्स ला के दे रहा है, इसलिए क्या बोला गया इसको प्रीकर्सर। माइक्रो यानी छोटी छोटी बॉडीज हैं जो कि हेल्प कर रही हैं ताकि और जो ऑर्गेनल है वो आराम से काम कर सके। इसके अलावा ये फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कर रही है, जैसे पिछले हम क्या देखा, फैटी एसिड को एनर्जी के लिए कर रही है, ठीक है। तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या बनाता है, एक एसिटाइल ग्रुप बनाता है, लेकिन ये क्या है, विदाउट ATP, मतलब कि बिना ATP की फॉर्मेशन से क्या बना लेता है ये एसिटाइल ग्रुप। अब जो एसिटाइल ग्रुप है ये किस में चला जाएगा, सिस्टोल, यानी कि ये बना कहीं पे भी है, जैसे ये बना किसमें, परऑक्सीजोम्स में बना। अब एसिटाइल ग्रुप जैसे ही सिस्टोल में जाता है, सिस्टोल को एसिटाइल ग्रुप की नीड क्यों है, ताकि वो क्या बना सके, कोलेस्ट्रॉल बना सके और मेटाबोलाइट्स बना सके। तो जैसे एसिटाइल ग्रुप बन जाता है किससे, जब H2O2 टूटता है या फिर फैटी एसिड या फैट टूटता है तो किसमें कन्वर्ट हो गया, H2O2 को उस एंजाइम ने जो था ऑक्सीडेज ने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया किसमें, H2 और O2 के अंदर। अब क्या होएगा, इस जब ये होएगा तो एक एसिटाइल ग्रुप भी रिलीज होएगा, वो कहाँ चला जाएगा, सिस्टोल के अंदर, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर लिक्विड वहाँ जाते हैं, वो किसकी सिंथेसिस करेगा, कोलेस्ट्रॉल और अदर मेटाबोलाइट्स की, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर परऑक्सीजोम्स प्रेजेंट नहीं है तो इससे एक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम क्या है, ADL, एक्स लिंक्ड एडिनोड्यूकोडायस्ट्रोफी। मतलब कि ये जन्मजात बीमारी है अगर किसी के अंदर माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, और स्पेशली किसके बात कर रहे हैं हम, परऑक्सीजोम्स की बात कर रहे हैं। तो परऑक्सीजोम अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो उससे क्या होएगा कि जो फैटी एसिड है उसके अंदर डिफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो जब सिंथेसाइज होगी तो हमारे बॉडी के अंदर वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर एक्यूमुलेट हो रहा है तो बेसिकली वो क्या नहीं हो रहा, वो फैटी एसिड को डिग्रेड नहीं कर पा रहा, डिग्रेड नहीं कर पाया यानी कि H2O2 भी डिग्रेड नहीं हो रहा। तो ये दोनों अगर डिग्रेड नहीं होंगे तो क्या हो सकता है, हमारे एक्स लिंक एडिनोट्राइडाइफॉस्फेट, यानी कि बेसिकली क्या बात है, लास्ट में क्या बना रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल और मेटाबॉलिक। तो हमारे बॉडी के अंदर ये दोनों चीज़ नहीं बनेगी। अगर ये दोनों चीज़ नहीं बनेगी तो जो अदर ऑर्गेनल है वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स लिंक एडिनोड्यूकोडायस्ट्रोफी, जो कि किसकी वजह से होता है, जब अच्छे से पेरिऑक्सीजोम है वो अपने एंजाइम को रिलीज नहीं कर पाता है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो फैटी एसिड की लॉन्ग चेन बन रही है वो कन्वर्ट नहीं हो पाती किसके अंदर,
H2O2 के अंदर, H2O2 के अंदर अगर वो कन्वर्ट नहीं होती, यानी वाटर रिलीज नहीं हो रहा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा, अगर वो दोनों रिलीज नहीं होंगे तो एसिटाइल ग्रुप रिलीज नहीं होगा, एसिटाइल ग्रुप रिलीज नहीं होगा तो वो सिस्टोल में नहीं जा पाएगा, सिस्टोल में नहीं जा पाएगा तो वो क्या नहीं बना पाएगा, कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल नहीं बन रहा तो इसका मतलब जो अदर मेटाबोलाइट्स हैं वो भी नहीं बन रहे, यानी कि टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जिससे क्या हो सकता है, हमारे अंदर डिजीज होने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फेल टू ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड ऑक्साइड एंजाइम विद इन द पेरोक्सिसोम, जो हमने बात करी। नेक्स्ट क्या है, ग्लाइको ऑक्सीजोम, ये भी पेरोक्सिसोम की तरह ही है, पर ये मिलता कहाँ पे है, प्लांट टिश्यू के अंदर। वो प्लांट और एनिमल में मिल रहा था, ये किस में मिलता है, सिर्फ प्लांट टिश्यू के अंदर। अब उसके पास ऑक्सीडेज एंजाइम था, इसके पास कौन सा है, इसके पास जो एंजाइम वो कहाँ काम आता है, ग्लाई ऑक्सीलेट साइकिल के अंदर, यानी कि ग्लूकोज, यानी जब फैट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, उस साइकिल का नाम क्या है, ग्लाई ऑक्सीलेट साइकिल है। तो उसके अंदर जो भी एंजाइम की जरूरत होती है वो कहाँ से आता है, ग्लाई ऑक्सीजोम से आता है। ठीक है, जो लिपिड है, लिपिड को कार्बन में वो कन्वर्ट कर देता है, कार्बन से हमारी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ग्लाइकोऑक्सीजोम मेन्स इसके साइकिल के लिए काम आता है। सेकंड, फैट को कन्वर्ट कर देता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, और एनिमल्स के अंदर क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। और जो लास्ट था स्पैरोजोम बेसिकली क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, किसको, फैट को, जो इसको जिस पे एक्ट करना है उससे पहले क्या करेगा, ये स्टोरेज का काम करेगा, फिर वो लिपिड किसके पास जाएगा, ग्लाई ऑक्सीजोम के पास, और वो क्या कर लेगा, उसको फैट के अंदर, फैट मतलब जो फैट है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और क्या करता है, प्लांट हार्मोन भी, प्लांट लाइजोजोम बोला जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है ये ग्लाइकोऑक्सीजोम और पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के बारे में अपन पहले ही बात करी है, जो सेल को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। अभी हमारे बॉडी में तीन तरह के हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल, एक माइक्रोफिलामेंट और एक है इंटरमीडिएट फिलामेंट, यानी तीन टाइप के साइटोस्केलेटन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ये क्या प्रोवाइड कराते हैं सेल को, फ्रेमवर्क। अब जैसे कि ये साइटोप्लाज्म है, इसके बार बार ये प्रेजेंट होएंगे ताकि क्या हो, ये साइटोप्लाज्म श्रिंक ना कर जाए, यानी कि हर ऑर्गेनेली के पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो श्रिंक ना कर जाए। तो ऐसे तीन मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होते हैं, तीन साइटोस्केलेटन बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट। ये प्रेजेंट किस में होते हैं, सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं। ये प्रोटीनियस होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ये फाइब्रस होते हैं, और ये छोटे छोटे क्या है, साइज में छोटे होते हैं। ये पूरा साइटोस्केलेटन के बारे में बात चल रही है, ना कि एक स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि जो पूरा साइटोस्केलेटन अगर इन तीनों मिला लें, जैसे इंटरमीडिएट है, ये क्या होता है, माइन्यूट। तो ये आगे देखेंगे कि इनको हमने ये प्रोटीनियस क्यों बोला, फिलामेंटस क्यों बोला, फाइब्रस क्यों बोला, और ये ठीक है। बेसिकली साइटोस्केलेटन का काम क्या है, मोटिलिटी प्रोवाइड कराना, मैकेनिकल सपोर्ट और मेंटेन करना शेप को, ताकि वो कोलाइड ना हो जाए या वो क्या ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, सबसे पहले बात किसी करें माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। ये कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसकी मैट्रिक्स है यहाँ पे, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल। यूकैरियोट्स में और कहाँ प्रेजेंट है, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, जैसे कि ये सीलिया है। ठीक है, सीलिया के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होता है, ये जो सीलिया का पार्ट बना होता है, ये किससे बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। ये है इनकी प्रेजेंट कहाँ, सीलिया में, फ्लैजिला में, जो सेंट्रियोल बनाया था उसके अंदर, स्पिंडल फाइबर के अंदर, ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं। और ये है क्या, एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। 13 प्रोटोफिलामेंट, यानी कि ऐसे ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट बन के क्या बनाते हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल। वो कैसे ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में आ जाते हैं, और ऐसे 13 स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। यानी 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके, जैसे पहले ऐसे लीनियर में होंगे, लीनियर जैसे ये 13 नंबर इकट्ठे हो जाएंगे तो ये किस में आ जाएंगे, एक पूरी बड़ी सारी फिलामेंट की स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोफिलामेंट। और ये बने किससे होते हैं, ये बने होते हैं ट्यूबलिन प्रोटीन से, जो कि क्या होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। ठीक है, इसका जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है, अल्फा और बीटा, यानी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो अल्फा और बीटा ट्यूबलिन प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, होलो होते हैं, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है, यहाँ से ऐसे 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 होलो होते हैं, बीच के बीच साइड में स्पेस होता है। जैसे पेन है, इसको अगर ट्रांसफर सेक्शन अगर कट करूँ तो इसके बीच में क्या दिखेगा, स्पेस दिखेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, होलो। डायमीटर 25 नैनोमीटर, और ये इसको असेंबली और डिसेंबली के लिए क्या रिक्वायर होती है, जीटीपी, यानी कि गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और कैल्शियम आयन की ज़रूरत होती है। जैसे कि अल्फा बीटा ये चेन होगी एक रो, जब ये ऐसी 13 चेन हो जाती है तो वो क्या कर लेती हैं, कोइलिंग कर लेती हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, अल्फा और बीटा होंगे इसके अंदर, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ऐसे क्या है, पूरी एक रो, फिर एक और रो, फिर एक और रो, ऐसे ऐसे करते करते ऐसे कितनी रो हो जाती हैं, 13 रो हो जाती है, और फिर कर्ल करके वो क्या बना लेती हैं, एक पूरी स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन क्या है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कराएगा। फर्स्ट फंक्शन तो सबसे ज़्यादा क्या है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कराता है। जो क्रोमोजोम था वो यहाँ पे काइनेटोकोर आएगा, और यहाँ से जो इसको खींचने का काम करेगा, जो स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, जो यहाँ पे क्या सेंट्रोमियर होएंगे,
यानी कि सेंट्रियोल होएगा, वो खींचने की कोशिश करेगा, तो वो बेसिकली किसकी वजह से हो रहा होगा, माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से। और क्या एनाफेजिक मूवमेंट होता है, एनाफेज में क्या होता है, वो दो, जैसे कि ये क्रोमोजोम है, ये क्या करेगा, एक ऊपर की साइड चला जाएगा और ये कहाँ जाएगा, नीचे साइड, यानी कि एक क्रोमोजोम यहाँ और एक एंड यहाँ पे, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। और वो जो स्पिंडल फाइबर बने हैं वो किसकी वजह से बने हैं, ड्यू टू द माइक्रोट्यूब्यूल। अब जो स्पिंडल ये रहा, जैसे मेटाफेज है, मेटाफेज में तो ये अटैच होंगे, यहाँ से स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट होएगा, ठीक है। पर जब एनाफेज आएगा तो दोनों के दोनों क्रोमोजोम क्या हो जाएंगे, अलग अलग, यानी क्रोमोजोम यानी उनके दो क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वो किसकी वजह से हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से। सेकंड क्या है कि ये जो सेल डिवाइड करता है, जब पूरी सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, वो भी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस के अंदर, इसके ऊपर क्या है, न्यूक्लियस। अब ये क्या करेगा, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर किससे बनी हुई है, माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई है, तो ये क्या करेगा, इनवर्ड मूवमेंट करेगा। इनवर्ड मूवमेंट करने, जैसे पहले इतनी मूवमेंट करी, फिर अगली बार में इतनी इतनी करते, बीच में क्या बन जाएगा, एक पूरा पूरा फर्रो बन जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर अलग चला जाएगा और ये स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन करवा दी, तो इससे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब जब साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। और काइरियोकाइनेसिस का मतलब जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो सेल प्लेट बनती है, सेल प्लेट किससे बनी है, स्पिंडल फाइबर और गोल्गी बॉडी। जैसे कि ये फर्रो बनेगी यहाँ पे, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर जो सेल साइकिल वाला है जब भी पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि लास्ट में साइटोकाइनेसिस जो होगी, जिसकी वजह से क्या है, ये और ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। उसमें बेसिकली जरूरत किसकी पड़ती है, स्पिंडल फाइबर की। सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये विद इन सेल होता है, ठीक है। अब आता है माइक्रोफिलामेंट, ये तो हो गया माइक्रोट्यूब्यूल। अब है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल बिल्कुल कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ताकि इसको कोलैप्स होने से बचा सके, जो एक सेम रिजिडिटी होता है वो प्रोवाइड करा सके। उसके लिए कौन सा होता है, माइक्रोफिलामेंट, जो क्या है, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है। इसका एक नाम और क्या है, एक्टिन भी बोलते हैं, जो कि क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल, जो यानी कि हमारे मसल के अंदर भी कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एक्टिन। जो हमारा मसल है वो सेम शेप में रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, साइज कोई डेफिनेट नहीं होती और अनब्रांच्ड होती है, ठीक है। फंक्शन सपोर्ट करना और साइटोप्लाज्मिक वो स्ट्रीमिंग करवाना, यानी कि जब साइटोप्लाज्म क्या करता है, पूरी की तरह रोटेट करता है यहाँ पे, ऐसे यहाँ, ताकि न्यूट्रिशन क्या हो सके, डिस्ट्रीब्यूट हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सूडोपोडिया फॉर्मेशन करवाना, अमोइडल मूवमेंट करवाना, या साइटोकाइनिन के टाइम पे क्या कराना, फुर्रा का फर्रो बनता है, उसको क्या बोलते हैं, वो भी किसकी वजह से हो रही है, माइक्रो ट्यूब्यूल की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये एसिडिक है। ये इन सब के बारे में हम पूरा जैसे सेकंड यूनिट है एक्टिन के बारे में, फिर किसके बारे में है, माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में, उसके बाद क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और देन इंटरमीडिएट, तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, ये जो हमने पहले पढ़ा था कि स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम क्या था, जैसे ये स्ट्रक्चर बनाई थी तो ये जो बीच में आया था इसको सेंट्रोसोम बोला था। इसके साथ क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल। जैसे कि अगर हम इसको बड़ा करके देखें सेंट्रोसोम को, तो इसमें दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल, जो कि 90 डिग्री पे अटैच होते हैं, यानी कि एक सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो कि 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। और ये इसका क्या है, प्लाज्मा, इसको बोलेंगे आप काइनोप्लाज्म, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन है, इसके पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये हमने पढ़ लिया। अब 90 डिग्री है, इसकी जो स्ट्रक्चर बनी है कार्डविल की तरह और मेम्ब्रेन लेस होती है। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार, जैसे कि ये क्या है, ये हमारा सेंट्रोमियर है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे 90 डिग्री के ऊपर दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। अगर इसकी पूरी स्ट्रक्चर को देखें तो वैसे क्या है, 3 एक के अंदर कितने हैं, 3 है। अब्सेंट होते हैं प्लांट के अंदर, सेल डिविजन स्पाइन, ये तो हो गया इसका बेसिक काम है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखें इसकी, जैसे बीच में क्या होएगा, एक जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कट कर दूँ, जैसे कि अगर ये ऐसे था ना, हमने ऐसे देखा था इसको, ठीक है। अगर इसको ऐसे कट करके देखें तो ये कैसी स्ट्रक्चर दिखती है, ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है। तो इसमें क्या होती है, ऐसी ऐसी 9 स्ट्रक्चर होती है पूरी की पूरी, ठीक है। ABC की ABC ऐसी 9 स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, 9 ट्रिपलेट। क्यों, इसके अंदर क्या है, ABC 3 स्ट्रक्चर है, ABC। और क्या होता है, जो A और C है, ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। यानी कि इसके पास क्या होता है, CA लिंकर, यानी C और A से क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं। बीच में प्रेजेंट होता है क्या, सेंट्रल हब, यानी जो सबसे अटैच करता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल हब। ये सब किससे, A से अटैच होता है, ठीक है। यानी कि ये एक सेंट्रल हब है, इसके साथ जैसे A की स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये ऐसे दिखता है कि क्या एक स्पोक है, यानी कि कोई कार्टविल की स्ट्रक्चर है, वैसे दिखता है, ठीक है। तो बीच में क्या है, ये देखो 9 है, यानी टोटल पेरिफेरल में कितने हैं, पेरिफेरल में 27 ऐसे क्या है, माइक्रो
क्या सेंट्रियोल कितने प्रेजेंट है ऐसे 27 के अंदर है, ए और सी, ए बी सी ऐसे कितनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है 27। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है आउटसाइड, और बीच में कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है तो क्या बोलेंगे इसकी जो अरेंजमेंट है वो क्या है 9+0 की अरेंजमेंट है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें सीलिया की। तो सीलिया क्या होता है, सीलिया एंड फ्लैजिला बेसिकली क्या होता है लोकोमोशन के अंदर काम आता है। ठीक है, सीलिया ज़्यादातर क्या है इनका जो नंबर होता है ज़्यादा होता है, या यानी कि अगर ये कोई स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, इनके पास सीलिया होती है। जैसे अपने नोज़ है, नोज़ के अंदर क्या प्रेजेंट होती है सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है ओर्स लाइक प्रोजेक्शन से क्या चलती है, यानी जैसे नाव का चक्का होता है जो ऐसे ऐसे करके चलते हैं, तो वैसे क्या है ये कोई भी सब्सटेंस आता है उसको पुश करते हैं कहाँ पे फॉरवर्ड की साइड, तो ये क्या है सीलिया होता है। और ये क्या होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है जैसे बैक्टीरिया के ऊपर क्या था फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो क्या एक ही नंबर होता है, यानी कि सीलिया ज़्यादा नंबर में होते हैं और फ्लैजिला कम नंबर के अंदर होते हैं। जो सीलिया होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, एक तो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, या फिर जो फीमेल के पार्ट होता है ओव्यूम में या फिर फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या मिलता है सीलिया प्रेजेंट होता है। नंबर क्या होते हैं इनके ज़्यादा होते हैं, शॉर्ट बिल्कुल क्या है जैसे फ्लैजिला तो होता है लॉन्ग स्ट्रक्चर, पर सीलिया क्या होती है छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या उनके सेल सरफेस के ऊपर। ठीक है, इसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों किससे जुड़े होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जैसे कि पीछे हमने बात करी थी जैसे सीलिया और फ्लैजिला की। ये देखो यदि ये क्या है ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके साथ क्या ये जो पूरा जुड़ा हुआ है सीलिया फ्लैजिला ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ, यानी कि जो ये वाइट बाउंड्री दिख रही है तो वाइट बाउंड्री के साथ क्या अटैच है ये सीलिया और फ्लैजिला। आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगर इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमने पढ़ा कि 9+2 का इनका क्या रहता है अरेंजमेंट रहता है, ए बी सी की अरेंजमेंट रहती है कहाँ पे आउटसाइड 9, और 2 जो सेंटर में होते हैं उसको क्या बोलते हैं वो क्या कहते हैं सेंट्रल हब। और बेसिकली कैसे दिखते हैं रेडियल स्पोक की तरह, जो इंटरनल और आउटर में क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होती है। ठीक है, अब लास्ट जो टॉपिक है वो है सेल मॉर्फोलॉजी एंड शेप। सेल का मतलब जो सबसे बेसिक यूनिट जो हमने शुरू में पढ़ी थी, और मॉर्फोलॉजी उसकी स्टडी करना, यानी कि अगर हम सेल की मॉर्फोलॉजी या उनके शेप के बारे में पता लगा लेते हैं तो उससे क्या है उनकी स्टडी करना थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, अब सेल के बारे में अगर देखें, अगर हम प्लांट्स की बात करें चाहे मैमल्स की बात करें, प्लांट्स के पास क्या होता है एपिडर्मल सेल जो उसके आउटर में प्रेजेंट होती है, जो उसको क्या प्रोवाइड कराती है प्रोटेक्शन। ठीक है, अगला होता है पेरेन्काइमा, फिर होता है स्क्लेरेन्काइमा, फिर होता है कोलेन्काइमा। यानी ये बेसिकली प्लांट की कुछ स्ट्रक्चर है जो उसको क्या प्रोवाइड कराती है स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन, फूड स्टोरेज के लिए काम, और क्या प्रोटेक्शन के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये कुछ 4 स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे एपिडर्मल रेक्टेंगुलर शेप होती है, ये ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि ऐसे ऐसे जुड़ी होती है ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर। स्क्लेरेन्काइमा क्या लिग्निफाइड होता है यानी कि हार्ड होती है जिससे क्या प्रोटेक्शन दे पाए। और कोलेन्काइमा क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी प्लांट है वो अगर जैसे यंग होता है तब क्या है वो बेंड कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेन्काइमा। ठीक है, तो ये तो प्लांट्स की बात की, प्लांट्स के पास 4 स्ट्रक्चर होती है। कौन कौन सी एपिडर्मल, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जो उसको बेंडिंग में, प्रोटेक्शन में, रिजिडिटी में और स्टोरेज में हेल्प करती है। सिमिलरली ऐसे कुछ सेल्स किसके पास होते हैं मैमल्स के पास होते हैं, जैसे एपिथेलियल में हो गया। एपिथेलियल बेसिकली क्या होता है पॉलीगोनल या रेक्टेंगुलर शेप होती है जो क्या प्रोवाइड कराए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए। इसके अलावा क्या होता है फिब्रोब्लास्ट और एक लिम्फोब्लास्ट। फिब्रो वर्ड से क्या पता लग रहा है कि स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्पिंडल क्या होती है यानी कि अपने मसल के अंदर हो सकते हैं, या कोई टिश्यू रिपेयर करने के भी बेसिकली क्या काम आता है फाइब्रोब्लास्ट काम आता है। यानी कि एपिथेलियल, फिब्रोब्लास्ट एंड लास्ट है लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट हमारे ये क्या बनाता है हमारे लिम्फेटिक सेल्स को बनाता है। लिम्फोसाइट्स क्या होता है जो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जैसे बी एंड टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो क्या होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और क्या बनाते हैं एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज का जो बेसिकली काम होता है वो क्या होता है इम्यून सिस्टम के अंदर। यानी कि लिम्फोब्लास्ट है वो एज ए प्रिकर्सर काम करता है इसका लिम्फोसाइट्स के लिए। सेकंड ये इम्यून अपनी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये मैमल्स के 3 सेल थे। अब जो हमारी बुक के अंदर जो लाइंस दी गई हैं एक बार उसको देख लेते हैं। तो पहले क्या दिया हुआ है न्यूक्लियस दिया हुआ है। ठीक है, तो न्यूक्लियस हमने क्या पढ़ लिया कि मोस्ट कॉन्सिपियस है यानी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल ही है। और किस शेप में होती है स्पेरिकल शेप के अंदर होती है, सेंट्रल पार्ट में होती है। डीएनए ये कैरी करता है जो हमने पढ़ा था बीच में, और साइड में इसके क्या होती है ये क्रोमेटिड्स होती हैं। ठीक है, यानी ये बाद में क्या बनाती है ज़्यादा डीएनए कैरी करती है। फिर इसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप बोल देंगे, आउटर और इनर को मिला के क्या होता है न्यूक्लियर एनवेलप होता है। उसके और न्यूक्लियर इन दोनों बीच में कौन सा स्पेस प्रेजेंट होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होता है। और बीच में इसके क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है। और ये पोर क्या कर देता है कोई भी सब्सटेंस को इन या आउट। राइबोसोम इसके आउटर सरफेस के साथ अटैच हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है ईआर। तो ई राइबोसोम माइट बी अटैच टू द साइटोप्लाज्मिक फेस होता है आउटर एनवेलप। आउटर साइड राइबोसोम अटैच हो सकता है उसको हम क्या बोलेंगे आर ई आर।
तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब अगर उसके कंडेंस की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा कि जो डीएनए है वो हेलिक्स स्ट्रक्चर में होएगा, वो और कोयल होएगा, वो स्टोन के साथ बाइंड होकर क्या बना लेगा न्यूक्लियोजोम। न्यूक्लियोजोम और बाइंड करेगा करते करते सोलोनॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा। सोलोनॉइड के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेटिन के बाद। क्रोमेटिन और कोइल्ड होते होते क्या बना लेगा, क्रोमोजोम। ठीक है, यानी कि ये क्या दिखा रखी है, पैकेजिंग दिखा रखी है कि डीएनए कैसे पैकेज होते हैं। सिंगल से आते आते क्या है, पूरा कोइल होता हो तो क्या बन जाता है, क्रोमोजोम। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियई से बना होता है। ठीक है, क्रोमोजोम है और ये क्या बनाता है, आरएनए बनाता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब न्यूक्लियस क्या लार्जेस्ट ऑर्गेनल ही है जिसके अंदर 2 मेम्ब्रेन है, जो बेसिकली सबके अंदर क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। आउटर मेम्ब्रेन कवर होती है ईआर से, स्पेस बिटवीन उसको हमने पढ़ी लिया, ल्यूमन, न्यूक्लियर पोर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। ठीक है, ये एक बार देख लेना। फिर हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में बात कर रखी है और यू क्रोमेटिन के बारे में बात कर रखी है। फिर आता है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम बेसिकली क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर से बने होते हैं और इसके अंदर किसका नाम किसने दिया था, विलियम वेल्डियर ने दिया था। इसका मतलब क्या होता है, कलर्ड बॉडी। ठीक है, सबके पास कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं, लेकिन बटरफ्लाई जो होते हैं उनके पास कितने होते हैं, 268 क्रोमोजोम होते हैं। ये तो होगी बेसिक बातें। ठीक है, अब क्रोमोजोम के पास एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है और एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता है। एक ये होता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और एक इसके साथ क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ये होता है नोर का रीजन और ये क्या होता है, सेंट्रोसोम का न्यू। ठीक है, ये जो सेंट्रोसोम है वो किसका काम आता है, अटैचमेंट होता है क्रोमोजोम, और ये क्या बनाता है, न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, आरएनए का सिंथेसाइज करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये न्यूक्लियोसोम का पूरे बारे में बता रखा है। यहाँ पे क्या था, ये हमने इसके न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, ये क्रोमोजोम के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, कोर स्टोन कौन कौन से थे अपने पास, H2A, H2B, H3A, H2, मतलब कि जो अपन ने स्टोन के 4 टाइप पढ़े थे वो क्या, कोर स्टोन के साथ। ये लिंकर डीएनए कौन से हैं, ये H1। तो H1 आगे क्या करता है, 2 स्टोन के बीच में प्रेजेंट होता है, इसको क्या करवा देता है, कोइल करवा देता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं आप, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बन सकते हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम फॉर्म बाय द एसोसिएशन ऑफ डीएनए एंड द प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। हिस्टोन और डीएनए जब आपस में क्या कर देते हैं, आपस में बाइंड कर देते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये इसकी लेंथ थिकनेस दे रखी है कि कौन कौन से होते हैं स्टोन के, ऑक्टामर, H2A, H2B, H3 एंड H4। और जो 5th H1 होता है वो क्या करता है, डीएनए के अटैचमेंट में काम कराता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लिंकर डीएनए। स्टोन डीएनए के साथ मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनो। अगर एक की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो न्यूक्लियोसोम या क्रोमेटासोम। जो H1 होता है वो लार्जर होता है, इसलिए क्या वो कंजर्व किया जाता है ड्यूरिंग द एवोल्यूशन देन द न्यूक्लियो, यानी कि H1 क्या है, ज़्यादा बड़ा है, इसलिए क्या है वो लिंकर का काम कर रहा है। ठीक है, आगे हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, बाद में सोलोनॉइड बन जाएगा, फिर फर्दर क्रोमेटिन बॉडी बन जाएगी, क्रोमेटिन एंड देन क्रोमोसोम। ये हमने पिछले स्लाइड में कवर कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, माइक्रोबॉडी। माइक्रोबॉडी हमने बताया था ऑक्सीसोम्स और एक और क्या था, ग्लाइक्सिसोम। ये क्या कर रहा था, फैटी एसिड को कन्वर्ट कर रहा था, तब H2O2 बना रहा था, H2O2 बना रहा था जो कि टॉक्सिक कंपाउंड है। इसको करने के लिए बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, प्री ऑक्जमल कैटालिस्ट। ये क्या करता है, इसको H2O2 को तोड़ देता है वाटर और ऑक्सीजन के अंदर, जिससे क्या है बॉडी के अंदर हमें क्या मिलता है, फैटी एसिड। और फैटी एसिड क्या सिस्टोल में जाके क्या बनवा देता है, कहाँ गया फैटी एसिड, जैसे ऑक्सीजन टू जनरेट टॉक्सिक, और कैटालिस्ट ने वाटर निकाल लिया, ऑक्सीजन निकाल लिया, और फैटी एसिड जाके प्रिकर्सर का काम करता है, ये हमने पढ़ा था। अब ये क्या, इसमें एटीपी फॉर्मेशन नहीं होती, और इससे अगर ना हो तो क्या हो सकता है, एक्स लिंक्ड एड्रेनोल्यूकोडायस्ट्रोफेडियल डिजीज हो सकती है। ये सारा हमने कवर कर रखा है। देन है ग्लाइकोसोम्स। इसके किसके लिए ज़रूरी है, ग्लाइकोसिलेट साइकिल के लिए, और इसमें क्या बढ़ा रहा है, ग्लाइकोसोम्स, यानी कि ये फैट को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। देन सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया क्या होते हैं, ज़्यादा नंबर में, फ्लैजिला कम नंबर में। जैसे ये फ्लैजिला एक होते हैं, सीलिया बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है, ए बी की फॉर्मेशन में, और ये बीच में क्या है, सेंट्रल में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये 9+2 की, और सेंट्रोसोम और वो क्या है 9+0 की फॉर्मेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। फिर साइटोस्केलेटन के बारे में हमने बात करी थी, एक्टिन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट, और ये सारा क्या है हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली सीलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है, तो सीलिया होता है वो कम ज़्यादा नंबर में होता है, और फ्लैजिला कम नंबर के अंदर होता है। तो ये यूनिट के जितने भी हमने ऑर्गन सारा कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये यूनिट यहाँ पे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्टिन फिलामेंट, या एक्टिन फिलामेंट करेंगे, या फिर देखते हैं कि दूसरा बुक को स्टार्ट करें, डिपेंड करता है कि जिससे सिलेबस जल्दी कवर हो जाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, इतने कीप रीडिंग।